हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। इस सेशन में हम इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को उसके साथ साथ उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। सो दिस सेशन इज पार्ट ऑफ आवर फाउंडेशन सीरीज एंड आज के इस वीडियो में हम मॉड्यूल सी का चैप्टर नंबर 21 इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर, इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज पब्लिक एंड प्राइवेट बैंक्स, इसको काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप यू विल एंजॉय द सेशन। But before moving ahead, let me just remind you, if you are preparing for the JAB 2024 एग्जाम, तब ये जो एक प्रिपरेशन है, इसमें हमेशा हमें रिक्वायरमेंट होती है कि समवन इज देयर हु कैन हेल्प यू, राइट। तो वी हैव कम अप विद दिस मास्टर कोर्स, जहाँ पर आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने जैब एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, विच इज़ वेरी नियर अराउंड द कॉर्नर, क्योंकि यहाँ पर आपको MCQs along with the recorded videos and आपको मिल रहा है notes, full and mock test and also live classes. So all of these are provided for all the four components of JAB exam. You can avail that by clicking on the link given in the description. इसके साथ अगर आपको individual components के कोर्सेज चाहिए तो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल इन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अगर आप अभी इसको अवेल कर रहे हो तो आपको यूज़ करना चाहिए जैब 85, विच विल गिव यू 85% डिस्काउंट ऑन द मास्टर कोर्स, राइट दोस्तों। सो ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रिपेयरिंग। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अ फ्यू थिंग्स रिलेटेड टू इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर। इनिशियल जो चीज़ें हैं, इंट्रोडक्शन है, वो पिछले सेशंस में हम देख चुके हैं। शेड्यूल्ड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स क्या होते हैं वो भी हम देख चुके हैं। नाउ वी आर हैविंग अ लुक एट द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ठीक है, तो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का डिफरेंशिएशन करने से पहले लेट अस जस्ट रिकॉल कि शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स क्या होते हैं। तो शेड्यूल्ड बैंक्स की अगर हम बात करें, ये बैंक्स एज वी हैव डिस्कस्ड आर पार्ट ऑफ द सेकेंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, है ना। दो शेड्यूल्स हैं हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में, आरबीआई एक्ट में। तो द फर्स्ट शेड्यूल टेल्स अबाउट द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में कौन कौन से सिटीज एंड एरियाज आते हैं ऑफ इंडिया। ठीक है, 4 जियोग्राफिकल रीजन्स विच आर ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न एंड साउदर्न। ठीक है, तो सेकंड हमारा जो शेड्यूल है, इसमें काफ़ी सारे बैंक्स लिस्ट किए गए एंड दीज बैंक्स आर कॉल्ड शेड्यूल्ड बैंक्स। इन बैंक्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो सब भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। देयर आर बैंक्स जिनका नाम ये शेड्यूल्ड बैंक में नहीं है, लिस्ट में नहीं है, तो दे आर कॉल्ड द नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। नाउ द शेड्यूल्ड बैंक्स कैन बी अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू दीज टाइप्स: कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक्स, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, पेमेंट एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है। देन कोऑपरेटिव बैंक्स में स्टेट कोऑपरेटिव, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले भी देख चुके हैं कि ये सारे जो हैं एक फेडरेटेड स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं करते हैं एज फार एज कमर्शियल बैंक्स आर कंसर्न। व्हाट इज अ फेडरेटेड स्ट्रक्चर? फेडरेटेड स्ट्रक्चर में हम ये देखेंगे कि जो बैंक्स हैं वो अलग अलग लेवल्स पर हैं विद रिस्पेक्ट टू द रीजन्स। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक्स एक फेडरेटेड स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं, स्टेट लेवल पर बैंक्स है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं, एंड देन सिटीज एंड विलेज लेवल पर हैं अगर हम रूरल एरियाज, अर्बन एंड रूरल एरियाज की बात करें रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये फेडरेटेड स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द फर्स्ट टू टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स विच आर द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। आई होप यू रिकॉल ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अब सबसे पहले हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स की डिस्कशन करेंगे। तो काफ़ी जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स पहले एग्जिस्ट करते थे, बट नाउ द सिनेरियो इज कई सारे बैंक्स को मर्ज कर दिया गया है या फिर अमेलगमेट कर दिया गया है। इस तरीके से वी हैव अ कलेक्शन ऑफ अराउंड 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स राइट नाउ। दैट वाज द प्रेजेंट सिचुएशन, बट यहाँ तक हम पहुँचे कैसे, दैट शुड बी अंडरस्टूड। तो कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम बात करें कि कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक्स, बात करें कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का एस्टेब्लिशमेंट, या फिर हम ये पूछे हैं कि फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा एस्टैब्लिश किया गया था, तो एसबीआई वाज द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? आई होप यू शुड बी नोइंग दिस, 1955, 1 जुलाई को। ठीक, इसके साथ साथ कई कई सारे बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था, तो ये चीज़ हम अपने पहले के सेशंस में देख चुके हैं। तो कई सारे बैंक्स नेशनलाइज किए गए थे 1969 एंड कब, 1980। ठीक है, दो बार। तो 1969 में 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, 1980 में 6 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। यू शुड बी नोइंग द नेम्स ऑफ दीज, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब यहाँ पर इस के साथ साथ एसबीआई
और इसके कई सारे एसोसिएट्स को एस्टैब्लिश किया गया था लेटर ऑन। तो एसबीआई के कई सारे एसोसिएट्स को भी एसबीआई के अंदर मर्ज कर दिया गया था। ओके, तो एसोसिएट्स इन द सेंस स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, इस तरीके से बनाए गए थे, बट इनको आगे जाकर एसबीआई के अंदर मर्ज कर दिया गया इन 2008 एंड 17, राइट? तो दिस इज द एंटायर सिनेरियो विथ रेस्पेक्ट टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। सेम एसबीआई 7 सब्सिडरीज एंड इसके कई सारे एसोसिएट बैंक्स थे, तो सौराष्ट्र, इंदौर, बाकी सब जो है 2017 में एसबीआई में मर्ज कर दिए गए। ये सारे हम जो है देख सकते हैं यहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू पब्लिक सेक्टर। व्हाट अबाउट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स? तो कई सारे प्राइवेट बैंक्स एस्टैब्लिश हुए थे इंडिया में। इनफैक्ट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज अ प्राइवेट सेक्टर बैंक व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश इन 1935। इसे नेशनलाइज किया गया कौन से ईयर में? इफ यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, दैट वुड बी रियली ग्रेट। प्लीज कमेंट करके बताइए कि एसबीआई को कौन से ईयर में नेशनलाइज किया गया था। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स सी हु गिव द राइट आंसर। और ये प्राइवेट बैंक्स कई सारे थे पहले से, इनको नेशनलाइज किया गया। नेशनलाइज करने का मतलब है देवर मेड पब्लिक एंटिटीज, एंड ये बनाए गए थे 1969 एंड 1980 में, एज आई टोल्ड यू। अब 1980 के बाद जो प्राइवेट बैंक्स हैं उन्हें लाइसेंस नहीं दिया जाता था, यानी कि किसी एंटिटी को लाइसेंस नहीं दिया जाता था कि वो प्राइवेट बैंक एस्टैब्लिश कर सके। तो ये कई साल तक चला, और फिर वी कैन सी इन 1994 आईसीआईसीआई को पहला न्यू प्राइवेट बैंक का लाइसेंस मिला। यानी कि लाइसेंस तो सेम है प्राइवेट बैंक का, बट इट वाज डेजिग्नेटेड एज द फर्स्ट न्यू प्राइवेट बैंक। ऐसा क्यों? ओल्ड जब 1969 से पहले कई सारे प्राइवेट बैंक्स थे, ये मैंने आपको बताया, और ये प्राइवेट बैंक्स में से कुछ को नेशनलाइज कर दिया गया है, पर बाकी तो अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। और जो प्राइवेट बैंक्स उससे एरा से गुजर के आ चुके हैं एंड वो नेशनलाइज हुए नहीं हैं, दोज आर कॉल्ड द ओल्ड प्राइवेट बैंक्स। ठीक है, अब नेशनलाइज करने के बाद 1980 के बाद देयर वर नो जो लाइसेंसेस है वो नहीं दिए जा रहे थे टू द प्राइवेट एंटिटीज। ऐसे में हम क्या कह सकते हैं, 25 साल के लिए ये चीज़ हुआ है। 94 में जाकर आईसीआईसीआई को पहला पब्लिक सेक्टर बैंक का, सॉरी, प्राइवेट सेक्टर बैंक का लाइसेंस मिला आफ्टर द era ऑफ नेशनलाइजेशन। तो इट इज कॉल्ड द फर्स्ट प्राइवेट न्यू प्राइवेट बैंक इन इंडिया। इसके साथ कई सारे बैंक्स जो एस्टैब्लिश किए गए थे, मोस्ट ऑफ देम वर यूनिवर्सल बैंक्स। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल बैंक्स एक्चुअली क्या होते हैं? फॉर दैट वी नीड टू जस्ट रिकॉल, हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज कॉल्ड द डिफरेंशिएटेड बैंक्स। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएटेड बैंक्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक काइंड ऑफ कस्टमर्स एंड ऑडियंस एंड स्पेसिफिक रीजन्स या स्पेसिफिक एरियाज ऑफ बैंकिंग में ही अपना काम करते हैं। इसके विपरीत यूनिवर्सल बैंक सारे के सारे, ऑलमोस्ट सारे के सारे बैंकिंग नीड्स को फुलफिल करने का पूरा प्रयास करते हैं। ओके, सो दीज आर एस्टैब्लिश्ड इन दिस वे। अब यूनिवर्सल बैंक अगर लेट्स से कल को मुझे एस्टैब्लिश करना है, तो मेरे पास होना क्या चाहिए? मिनिमम पेड अप कैपिटल, मेरा जो भी कंपनी है, एंटिटी जो भी मैं हूँ, 500 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए, एंड नेट वर्थ जो होना चाहिए वो भी 500 करोड़। तो मिनिमम पेड अप कैपिटल इज व्हाट? इनिशियली मेरी जो भी एंटिटी है, कंपनी है, उसे एस्टैब्लिश करने के लिए कम से कम 500 करोड़ का रिक्वायरमेंट हुआ हो, एंड आज तक जो उसमें पैसा गया है दैट शुड बी 500 करोड़, दैट इज अ पेड अप कैपिटल। इसके साथ साथ 500 करोड़ का मेरा नेटवर्थ होना चाहिए, यानी कि उतना मैंने बिजनेस किया है और प्रॉफिट्स कमाए हैं कि मेरा नेटवर्थ 500 करोड़ का है। अब अगर कोई ऐसा पर्सन है, दो रेजिडेंट इंडिविजुअल, इंडिया में रहने वाला कोई इंडिविजुअल है, तो 10 साल का एक्सपीरियंस अगर उसका बैंकिंग फाइनेंस में होगा, देन दैट पर्सन कैन एस्टैब्लिश। ये चीज़ ध्यान में रखते हुए कि बाकी के जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी फुलफिल कर रहा है। अब इंडस्ट्रियल हाउसेस इन्वेस्ट नहीं कर सकते 10% से ज़्यादा, और 6 साल में इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को लिस्टिंग अपनी करवानी होगी ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस, और 25% बैंक्स प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के होने चाहिए इन द रूरल एरियाज। Okay, so these are the norms. Now let us try to answer this question: which among the following statement is correct with respect to Indian public and private banks? ठीक है, public banks were nationalized in 1969 and 1980. ठीक है, actually established होना चाहिए, so public banks established किए गए थे 1969 1980, right? तो yes, that is correct. And minimum paid up capital required for establishment of Indian private banks is 500 crores. So that is also correct. So C is the right answer.
Now, this is homework for you. An entity aiming to establish a private bank in India needs to have a minimum net worth of how much? 100 crore, 500 crore, 1000 crore, या none of the above. Very simple question. फटाफट से इसको आंसर कर दीजिए in the comment section. And if you have any other queries, you can always call us on 8146207241. And you can drop a mail at hello@edutab.co.in. इसके साथ साथ सेशन अगर अच्छा लग रहा है, इस ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, you can please drop a comment. Your feedback is something that we await for. Like, share, subscribe करना मत भूलना. All the best. Thank you. जय हिंद.